बस बहुत हो गया। मैं तुम जैसे बूढ़े गधे को अब और नहीं झेल सकती। आज के बाद मेरे पीछे मत आना। तुम अब मेरे लिए बोझ बन चुके हो। यहाँ से चले जाओ। फिर देवकी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। बूढ़े गधे की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। देवकी मुड़कर उसकी ओर देखती है। ऐसे ही पड़े रहो। आज के बाद फिर कभी मेरे पीछे मत आना। तुम मेरे लिए सिर्फ बोझ बन गए हो। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर देवकी घने जंगल की ओर चली जाती है। बूढ़े गधे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। दूसरी तरफ घने जंगल में रतन कड़ी मेहनत से लकड़ियां काट रहा था। तभी अंश भागता हुआ वहां आता है। रतन! अरे रतन, अरे भाई तो यहाँ लकड़ियाँ काट रहा है, वो भी गांव से इतनी दूर। तुझे गांव छोड़े पूरे 2 साल हो गए। हाँ, तुझे पता है कि तेरे पिता की तबीयत कितनी खराब है, और अपनी जवान बेटे को इस तरह से घर पर अकेला कैसे छोड़ सकता है भाई तो? अरे क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते हो कि जंगल में बाढ़ आने से सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। अब वहाँ लकड़ियाँ बची ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत हैं भी सुगीली हो गई तो उन्हें कोई खरीदता ही नहीं। मैं क्या बताऊं, मैंने सोचा कि यहाँ लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लूं ताकि बिटिया की शादी किसी अच्छे घर में कर सकूं। अरे तुमको तुरंत जाकर अपने पिताजी को देखना चाहिए भाई, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। और सही बताओ रतन, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे, और तेरी बेटी भी उनको लेकर बड़ी परेशान है। तू जल्दी से जा, अपने गांव जा। क्या बात कर रहे हो? अगर पिताजी की तबीयत इतनी खराब है तो मुझे जाना ही होगा फिर तो। लेकिन मैं भी क्या बताऊं, मैंने पता है अपने पिताजी को इस गांव में साथ लाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत कहा। अब तुम तो जानते हो कि यहाँ लोग काम तो दे देते हैं लेकिन रहने के लिए घर नहीं देते। ठीक है, मैं कल सुबह ही पिताजी से मिलने चला जाऊंगा। अरे भाई, कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। तेरे पिता आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तू सुबह का इंतजार कर रहा है। तुझे तुरंत निकलना चाहिए, जा। इतना सुनते ही रतन के हाथ से कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर छूट जाता है। वो तुरंत अपने घर की तरफ भाग पड़ता है। कई घंटों के सफर के बाद वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा, लेकिन वहां ना उसके पिता प्रेमचंद होते हैं और ना ही उसकी बेटी काव्या। ये क्या, पिताजी और काव्या कहाँ चले गए? दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रतन घर के आसपास हर जगह उन्हें ढूंढता है, लेकिन जब उन दोनों का कहीं पता नहीं चलता तो वो और भी परेशान हो जाता है। जिसने मुझे खबर दी थी, मुझे उसी से जाकर पूछना चाहिए। शायद उसने देखा हो कि मेरे पिताजी और काव्या कहाँ गए हैं। रतन परेशान होकर अंश के घर जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। अंश बाहर आता है। अरे क्या हो गया भाई, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या बात है? अरे भाई ये बताओ, तुमने कहा था मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं तुरंत घर आ गया। लेकिन घर पे ना तो मेरे पिताजी हैं और ना ही मेरी बेटी। कहाँ हैं? अरे तुम आ गए। मैंने कहा था ना कि वो बीमार हैं। तेरी बेटी उन्हें इलाज के लिए वैद्य जी के यहाँ ले गई होगी। तुझे वहीं जाकर देखना चाहिए। मेरे घर काहे के लिए आया है? अरे हाँ, ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद। इतना कहकर रतन भागता हुआ वैद्य जी के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता और दरवाजा बंद होता है। ये क्या, मेरी बेटी और पिताजी वो तो वैद्य जी के यहाँ भी नहीं है, घर का दरवाजा भी बंद है। अरे आखिर वो दोनों चले कहाँ गए? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है वो जंगल के रास्ते किसी दूसरे गांव के वैद्य के पास गए होंगे। हाँ, मुझे उन्हें वहां जाकर ढूंढना होगा। रतन परेशान होकर घने जंगलों की ओर चल पड़ता है। हाँ, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। हाँ। तभी रतन को बहुत तेज प्यास लगी। अरे रे, मुझे बड़ी जोर की प्यास भी लगाई। चलो पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ, अरे।
रतन पास के तालाब से पानी पीता है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ा गधा बैठा दिखाई देता है। अरे दोस्त, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? बाप रे, तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब लग रही है। गधा कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। लगता है तुम्हें भी तुम्हारे मालिक ने छोड़ दिया है, इसीलिए तुम भी मेरी तरह किस्मत के मारे हो। दोस्त, मेरे साथ भी बड़ी समस्या है। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है। वो तो घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। बड़ी चिंता हो रही है। और दूसरी तरफ मेरे बूढ़े पिताजी, वो पता नहीं बीमार हैं, किस हाल में है, कहाँ है। अच्छा दोस्त, अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। रतन आगे बढ़ जाता है। तभी गधा धीरे धीरे उठकर उसके पीछे चलने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी के कारण कुछ ही कदम चलकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। रतन मुड़कर देखता है और दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। हाँ? अरे दोस्त, तुम तो बहुत बीमार हो। ओहो, लगता है कई दिनों से तुमने कुछ खाया भी नहीं है और तुम्हें पानी की भी बहुत सख्त आवश्यकता है। गजब है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि तुम खुद जाकर पानी भी पी सको। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, रुको। रतन पास के तालाब से एक नुकीले पत्थर के गड्ढे में पानी भरकर लाता है और गधे को पिलाता है। पानी पीते ही गधे की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अरे, रो काहे रहे हो भाई? वाकई में तुम्हारे मालिक ने सचमुच तुम्हें लगता है घर से निकाल दिया है। बताओ भला, कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? जब तक जरूरत थी तब तक तुमसे रगड़ के काम कराया होगा और काम निकलते ही तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। चलो, कोई बात नहीं दोस्त, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बेटी पता है बड़ी दयालु है। जब वो वापस आएगी तो तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। चलो। रतन गधे को अपने साथ लेकर जैसे तैसे घर पहुंचा और उसे एक खूंटे से बांध दिया। हाँ दोस्त, अब तुम यहीं आराम करो। मैं अपने पिता और बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जैसे ही रतन जाने लगा तभी गधा बोल पड़ा। रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे, तुम तो बोल भी सकते हो। दत्ते, फिर इतनी देर से चुप काहे थे भाई? मुझे लगा था कि आप भी मेरे मालिक की तरह होंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं आपकी बेटी और आपके पिता को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपने मुझे दोस्त कहा है ना। अरे दोस्त, तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है। तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिर मेरी बेटी और पिता को कैसे ढूंढोगे बताओ? अब आप बस चलिए मेरे साथ। मुझे पता है कि आपकी बेटी और आपके पिता कहाँ हैं। क्या सच में तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। आइए, चलिए मेरे साथ। रतन तुरंत उसकी रस्सी खोल देता है और उसके साथ चल पड़ता है। तभी गधा अचानक पूरी तरह स्वस्थ होकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये देखकर रतन हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और अब इतनी तेजी से कैसे चल रहा है? शायद अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हाँ। रतन अपने मन को समझाकर गधे के पीछे पीछे घने जंगल की ओर चल दिया। उनके जाते ही अंश और दिवाकर रतन के घर पहुंच जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे क्या बात है मेरे शेर, क्या चाल चली तूने। अब ये घर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल। अरे तुम तो हमारे गांव का नियम जानते हो। जो व्यक्ति लगातार 16 दिन तक अपने घर में नहीं रहता, उसका घर उस व्यक्ति का हो जाता है जिसकी पहली नजर पड़ती है। 15 दिन पहले मैंने इसके पिता और बेटे को झूठ बोला कि रतन की जान खतरे में है, और वो दोनों रतन को ढूंढने निकले।
और आज मैंने रतन से भी झूठ कह दिया कि उसके पिता और बेटी लापता है। अब रतन उनको ढूंढने निकल गया। सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और यहाँ घर हमारा हो जाएगा। वाह भाई वाह, मान गए तुम्हारी चाल को। गजब चालबाज, गजब टोपीबाज आदमी हो भाई तुम, वाह। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और रतन और गधा घने जंगल में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। हाँ, दोस्त, अरे हमें और कितनी दूर जाना होगा? बस थोड़ा और चलिए मालिक, उसके बाद आपको आपके पिता और आपकी बेटी मिल जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, चलिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश, पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। अरे तभी रतन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बने छोटे से छप्पर पर पड़ी। छप्पर के नीचे प्रेमचंद और काव्या ठंड से कांपते हुए बारिश में भीग रहे थे। पिताजी, काव्या, तुम दोनों यहाँ इस हालत में, और घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुझे क्या होगा बेटा, हम दोनों तो पिछले 16 दिन से यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम अब जाकर आए हो। अरे कहाँ रह गए थे तुम, ये बताओ। हाँ पिताजी, हम दोनों पिछले 16 दिनों से इसी छप्पर के नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। पास में खजूर का पेड़ था, उसी के फल खाकर और पानी पीकर जैसे तैसे हमने समय बिताया। अरे लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें बुलाया किसने था कि मैं यहाँ मिलूंगा? किसने क्या? उसी अंश ने। उसने कहा था कि तुमने हमें यहीं बुलाया है। उसने बताया कि तुम 2 साल से घर नहीं आए, इसीलिए तुम हमसे यहीं मिलोगे। बस उसकी बात मानकर हम यहाँ पे आ गए। ये सुनते ही रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पिताजी, पिताजी, ये सब अंश की सोची समझी चाल है। उसने मुझसे भी झूठ बोला, यानी कि वो किसी भी तरह से हमारा घर हड़पना चाहता था। प्रेमचंद सिर पकड़कर बैठ गया। अरे रे 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 रे। अरे बेटा, तू तो हमारे गांव का नियम जानता ही है। अगर कोई लगातार 16 दिन तक अपने घर में ना रहे तो उसका घर उससे छिन जाता है। लगता है अंश ने इसी नियम का फायदा उठाकर हमारे साथ ये छल किया है। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो उस गांव में लौटने का भी कोई फायदा नहीं है। हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कबीले का नियम है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों के लिए नया घर कहाँ से लाऊं। मैं तो अब तक 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन अब इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लाऊं? रतन की आंखों से आंसू छलक पड़े। तीनों गहरी चिंता में डूब गए। तभी वो गधा आगे बढ़ गया। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं कोई साधारण गधा नहीं बल्कि एक जादुई गधा हूँ। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तुम गधा होकर इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो भाई? पिताजी, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण गधा नहीं है। गधा 2 कदम पीछे हटता है और अपनी पूंछ जोर से जमीन पर मारता है। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और देखते ही देखते वहाँ एक विशाल सोने का महल बन गया। ये देखकर तीनों हैरान रह गए। ये क्या? इतना बड़ा सोने का महल अचानक से कैसे बन गया? ए दोस्त, ये तुम्हारे पास कैसी शक्ति है? क्योंकि मैं एक जादुई गधा हूँ। आपने मेरी मदद की, इसीलिए अब आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। अब आप तीनों इस महल में रहिए और आराम से अपना जीवन बिताइए। जो सुख सुविधाएं आपको कभी नहीं मिली ना, वो सब आपको अब यहीं मिलेंगी। बेटा, इतना भव्य सोने का महल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। चलो इसके अंदर चलते हैं, चलो। प्रेमचंद खुशी खुशी महल के अंदर चले जाते हैं। दोस्त, तुमने आज मेरे परिवार को नई जिंदगी दे दी।
हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे दोस्त, कभी नहीं। रतन भी प्रसन्न होकर महल के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे काव्या भी चलने लगी। ये गधा हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? मुझे कुछ ना कुछ अजीब जरूर लग रहा है। काव्या मन में शंका लिए हुए महल के अंदर चली गई। अब सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा कि मैंने सोचा है। गधा भी महल के अंदर चला जाता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। रतन, प्रेमचंद और काव्या महल के ऐशो आराम में इतने खो गए कि बाहर की दुनिया को लगभग भूल ही गए। एक रात आधी रात के समय गधा चुपचाप महल से निकला और घने जंगल की एक गुफा में पहुंचा, जहां बूढ़ी औरत देवकी उसका इंतजार कर रही थी। कहो, तुमने वैसे ही किया ना जैसे मैंने तुम्हें कहा था? मालकिन, उस दिन आपका मुझे जंगल में छोड़ने का नाटक सफल रहा। रतन ने मुझ पर दया की और हमारी योजना पूरी हो गई। ऐसा क्या किया तुमने उनके साथ? रतन, जो पहले दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता था, अब महल में आराम से पड़ा रहता है। प्रेमचंद, जिसे कभी 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, अब दिन भर स्वादिष्ट भोजन करता रहता है। और काव्या, जिसने कभी अच्छे कपड़े और गहने नहीं देखे थे, अब दिन में कई बार कपड़े बदलती है और घंटों आईने के सामने बैठी रहती है। बिल्कुल वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। अगर उस दिन प्रेमचंद ने हमारे साथ विश्वासघात ना किया होता तो आज उसे ये सब नहीं भुगतना पड़ता। इतना कहते ही देवकी की आंखों के सामने वर्षों पुराना दृश्य घूमने लगा। दृश्य कई वर्ष पहले का है। सूर्यगढ़ राज्य में महाराज की मृत्यु के बाद रानी देवकी अकेले पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। एक दिन वो राजमहल में बैठी हुई थीं, तभी उनके सेनापति प्रेमचंद वहां पहुँचे। महारानी जी, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे राज्य के दुश्मन हमला करने वाले हैं, इसीलिए हमें राज्य का सारा सोना चांदी और धन दौलत एक जगह सुरक्षित इकट्ठा करना होगा। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। यदि युद्ध हुआ तो हमारा राज्य भारी संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि सभी लोग अपना सोना चांदी और धन दौलत हमारे पास जमा कर दें, ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। जब तक संकट टल नहीं जाता, हम सब उसे सुरक्षित रखेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। सेनापति प्रेमचंद वहां से निकलकर सीधे गांव की चौपाल पर पहुंचा और ऊंची आवाज में घोषणा करने लगा। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे राज्य पर गहरा संकट मंडरा रहा है। महारानी जी का आदेश है कि सभी लोग अपने घर का सारा सोना चांदी और धन दौलत लाकर तुरंत राजमहल में जमा कर दो, ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। हाँ, सेनापति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो जल्दी करो। महारानी देवकी से अधिक ईमानदार कोई और नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा है। बिल्कुल सही कहा। देर मत करो भाई, सब लोग अपना धन लेकर तुरंत महल चलो चलो। सभी गांव वाले महारानी देवकी पर विश्वास करके अपना सोना चांदी और धन दौलत राजमहल में जमा करवाने लगे। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तब उनका वफादार गधा देवकी के पास आकर खड़ा हो जाता है। मालकिन, प्रजा ने आप पर विश्वास करके सारा धन आपको सौंप दिया। अब इसकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी प्रजा मुझ पर पूरा विश्वास करती है और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी।
देवकी मुस्कुराते हुए सारा खजाना एक जगह सुरक्षित रखने लगती है। तभी सेनापति प्रेमचंद कुछ हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। महारानी जी, ये सारा धन अब आप मुझे सौंप दीजिए। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गांव वाले आपकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इसीलिए तो मैंने ये पूरी चाल चली थी। अरे मुझे पता था कि आक्रमण के डर से सभी अपना खजाना आपके पास जमा कर देंगे। अब ये सारा धन मुझे चाहिए। अरे मैं फालतू की ये सेनापति की मामूली सी जिंदगी से ऊब चुका हूँ। ये खजाना लेकर मैं अपने बेटे रतन के साथ मजे की जिंदगी जीऊंगा, ऐश की जिंदगी। प्रेमचंद, तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। तुम राज्य के सेनापति होकर मुझसे ही विश्वासघात कर रहे हो। ये सारा धन प्रजा का है। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई मुझ पर विश्वास करके सौंपी है। मैं तुम्हें इसमें से एक तिनका भी नहीं दूंगी। ओ महारानी जी, आप मेरा अकेले क्या बिगाड़ लेंगी? सारे सैनिक मेरे इशारे पर चलते हैं। मेरे एक आदेश पर वो आप पर हमला कर देंगे। इस बूढ़े गधे के सहारे आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा मजाक मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। देवकी बेबस हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेमचंद आगे बढ़कर सारा खजाना बड़े बड़े बोरों में भर लेता है और हांफते हुए वहां से निकल जाता है। अब मैं और मेरा बेटा राजाओं जैसी जिंदगी जिएंगे। देवकी दुखी मन से अपने गुप्त कक्ष में जाती है, जहाँ एक छोटा सा जादुई दूधिया झरना बह रहा होता है। ये दूधिया झरना मेरी माँ की दी हुई जादुई शक्ति का प्रतीक है। माँ ने कहा था इसका उपयोग तभी करना जब पूरे राज्य पर बहुत बड़ी संकट आ जाए। मालकिन, अब हम क्या करेंगे? सेनापति तो सारा खजाना लेकर चला गया। मैं चाहती तो इसी झरने की शक्ति से अपने महाराज की जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी जान से बढ़कर प्रजा की रक्षा करना। आज मैं प्रजा के इस खजाने को बचाने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करूंगी। सेनापति चाहे जहां भी छिप जाए, वह इस धन को फिर से लूट सकता है। इसीलिए मैं इस पूरे खजाने को तुम्हारे शरीर में सुरक्षित समाहित कर दूंगी। देवकी दूधिया झरने से थोड़ा सा जल लेकर गधे के ऊपर छिड़कती है और मन ही मन प्रार्थना करती है। हे जादुई झरने, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। प्रजा का ये सारा खजाना इस गधे के शरीर में सुरक्षित समाहित कर दो, ताकि कोई दुष्ट इसे छू भी ना सके। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उधर दूर रास्ते में जा रहे सेनापति प्रेमचंद के हाथों में रखे सभी बोरे अचानक गायब हो गए और पूरा खजाना गधे के शरीर में समा गया। प्रेमचंद घबराकर अपने खाली हाथ देखने लगा। ये क्या? सारा खजाना कहाँ चला गया? नहीं 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 नहीं, ये कोई काला जादू है। मुझे तुरंत यहाँ से भागना होगा। हाँ। प्रेमचंद डरकर वहां से भाग गया। इधर महल में गधा हैरानी से देवकी की ओर देखने लगा। मालकिन, खजाना तो मेरे शरीर में आ गया, लेकिन अब ये बाहर कैसे निकलेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। रुको, मैं ध्यान लगाकर इसका उत्तर जानने की कोशिश करती हूँ। देवकी आंखें बंद करके अपनी जादुई विद्या से सच्चाई जानने का प्रयास करने लगी, लेकिन अगले ही पल घबराकर अपनी आंखें खोल दी। क्या हुआ मालकिन? आप इतनी परेशान क्यों हो गईं? अनर्थ हो गया। इस मंत्र के प्रभाव से ये खजाना पूरे 20 वर्षों तक तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहेगा। 20 वर्ष पूरे होने से पहले इसमें से एक भी सिक्का बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम प्रजा को क्या जवाब देंगे? वो तो आपको ही चोर और गद्दार समझेंगे। हाँ, पूरी प्रजा मुझ पर ही आरोप लगाएगी। मुझे निर्दोष होकर भी अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ेगी और 20 वर्षों तक ये राज्य छोड़कर कहीं दूर छिप कर रहना होगा।
तभी से आप इस बूढ़ी औरत के रूप में छिपकर जीवन जी रही हैं रानी माँ। और प्रेमचंद, जिसने ये अपराध किया, वो इतने वर्षों तक आराम का जीवन जीता रहा। तभी तो मैं उसे चैन से जीने कैसे देती। मैं निर्दोष होकर भी सबकी नजरों में दोषी बनी रही। उस विश्वासघाती को उसके कर्मों का फल मिलना ही था। तभी गुफा के बाहर से काव्या अंदर आई। वो उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी होती है। तो ये सच्चाई है, यानी ये सब आपने जानबूझकर किया। मुझे पहले ही लगा था कि ये गधा कोई साधारण जानवर नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई गहरा रहस्य जरूर है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम अपने पिता और दादा को नहीं बचा पाओगी। महारानी जी, मेरे दादाजी ने जो किया वे बहुत गलत था, लेकिन उसकी सजा आज मेरे पिता और पूरे परिवार को क्यों मिल रही है? मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? उनके पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। अगर तुम अपनी दादा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस गधे के शरीर से वह सारा खजाना बाहर निकालना होगा। इसके लिए तुम्हें घने जंगल के बीच जाकर दिव्य ज्योति नाम का जादुई फूल तोड़ कर लाना होगा। तभी इस गधे के शरीर से सारा खजाना बाहर आएगा। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं अपने पिता और दादाजी को इस संकट से बचाने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ रानी माँ। फिर काव्या बिना डरे तुरंत घने जंगल की ओर निकल पड़ी। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे एक दिव्य फूल दिखाई दिया, जिससे तेज अलौकिक प्रकाश निकल रहा होता है। यही वे दिव्य फूल है, मुझे इसे जल्दी से तोड़ना होगा। काव्या जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी चारों ओर एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। ठहरो, इस दिव्य फूल को छूने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। धन, दौलत और महल इंसान को सुख दे सकते हैं, फिर भी तुम इस खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? हे दिव्य शक्ति, बिना मेहनत और छल कपट से प्राप्त धन कभी सुख नहीं देता, बल्कि विनाश का कारण बनता है। मेरे लिए धन, दौलत और महल से बढ़कर मेरे परिवार का प्रेम, उनके संस्कार और उनका सम्मान है। जिस धन ने मेरे परिवार की शांति छीन ली, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम ये दिव्य फूल ले जा सकती हो। फिर काव्या दिव्य फूल तोड़ लेती है। उससे दिव्य प्रकाश फैलने लगा। आखिरकार मुझे ये दिव्य फूल मिल गया। अब मुझे तुरंत गुफा में पहुंचना होगा। फिर काव्या गुफा में आ गई और वो फूल गधे के ऊपर रख दिया। तभी तेज प्रकाश फैला। अगले ही पल गधे के शरीर से सारा सोना चांदी जमीन पर बिखर गया। काव्या, तुम्हारी दादा ने जो पाप किया था, उसका प्रायश्चित तुमने अपनी निष्ठा, साहस और सच्चे मन से कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता दोनों को माफ करती हूँ, और ये थोड़ा धन तुम्हारे नेक दिल का इनाम है। देवकी अपने खजाने में से सोने की कुछ मोहरें निकालकर काव्या को दे देती है और अपने राजमहल की ओर लौट आती है। वहीं काव्या जब अपने गांव लौटती है तो देखती है कि सोने का महल पूरी तरह गायब हो चुका है। अरे, ये क्या हो गया? हमारा सोने का महल कहाँ चला गया? ये सब मेरी ही गलती का परिणाम है। मुझे उस समय खजाने का लालच नहीं करना चाहिए था। आज ये सब मेरे ही पापों का फल भुगत रहे हैं। अब मैं क्या करूं? गलती कर दी मैंने। बस 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 पिताजी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। तभी काव्या वहां पहुंचती है और बीते दिनों की पूरी सच्चाई अपने पिता और दादाजी को बता देती है। दादाजी, रानी माँ ने आपको क्षमा कर दिया है, और ये देखिए, उन्होंने अपनी खुशी से मुझे सोने की कुछ मोहरें भी दी हैं। इन्हीं से हम अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे। चलिए पिताजी, जो हो गया उसे अब भूल जाइए। अंत भला तो सब भला। अब हम मेहनत की कमाई से ईमानदारी का जीवन जिएंगे। चलिए। फिर काव्या और रतन रानी देवकी की दी हुई सोने की मोहरों से एक छोटा सा सुंदर घर बनाते हैं।
और मेहनत और ईमानदारी की कमाई से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें